गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस 1 डे 1 चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। आज बिजनेस स्टडी का 16वां दिन 16th ऑफ डे, वही सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। उसमें हमने आपको कल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत आपको करा दिए थे। आज हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर। लिखो, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। लिखिए क्वेश्चन। टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय प्रोफेसर टेलर, F.W. टेलर। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। लिखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ टास्क आइडिया, कार्य अनुमान का सिद्धांत। कार्य अनुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टास्क आइडिया। लिखिए इसमें अकॉर्डिंग टू टेलर के अनुसार मैनेजमेंट शुड स्टडी, प्रबंधकों को चाहिए कि, या अकॉर्डिंग टू टेलर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क, कार्य को प्रारंभ करने के पहले मैनेजमेंट शुड स्टडीड, कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व प्रबंधकों को चाहिए कि वह बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क मैनेजमेंट शुड स्टडी दैट हाउ मच वर्क कैन बी डन बाय ए पर्सन इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित समय में, एक कर्मचारी के द्वारा एक निश्चित समय में कितना कार्य किया जा सकता है, इस बात का अध्ययन प्रबंधकों को करना चाहिए। मैनेजमेंट शुड स्टडी आउट दैट हाउ मच वर्क इज डन बाय ए पर्सन इन ए पर्टिकुलर पीरियड। It should be studied by management before commencement of work. किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले प्रबंधकों को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय में कितना कार्य पूरा कर सकता है। Thereafter, work should be allotted to the employees. तत्पश्चात कार्य का विभाजन करना चाहिए। ये था पहला। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का सिद्धांत। लिखिए इसमें, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत प्रयोगों के सिद्धांत पर आधारित होता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत प्रयोगों के सिद्धांतों पर आधारित होता है। 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर डन बाय द मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत प्रबंधकों द्वारा 3 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। नंबर ए, टाइम स्टडी, समय अध्ययन। वही वाली चीज़ जो ऊपर लिखी थी वो लिख देंगे इसमें। नंबर ए,
टाइम स्टडी। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क, शुरू, कार्य प्रारंभ करने के पूर्व। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क, कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, मैनेजमेंट शुड स्टडी, प्रबंधकों को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि मैनेजमेंट शुड स्टडी दैट हाउ मच वर्क एक कर्मचारी द्वारा एक निश्चित समय में, हाउ मच वर्क कैन बी डन बाय एन एम्प्लॉय फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक कर्मचारी द्वारा एक निश्चित समय में कितना कार्य पूरा किया जा सकता है। Following work should be done under the time study. समय अध्ययन में निम्न कार्य किए जाते हैं। रोमन लिपि वाला वन लिखते, वो आई जैसा लिखते ना, वन बना के ऊपर एक बिंदी आई। वन, सब डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का उपविभाजन, छोटे छोटे भागों में बांटना। सब डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का उपविभाजन। नोटिंग द टाइम, सेकेंड, नोटिंग द टाइम टेकन बाय एम्प्लॉय, कर्मचारी द्वारा कार्य विशेष को करने के लिए लिया गया समय नोट करना। नोटिंग द टाइम टेकन बाय डिफरेंट एम्प्लॉयज इन परफॉर्मिंग दैट पीस ऑफ वर्क, किसी कार्य विशेष को करने के लिए विभिन्न कर्मचारियों द्वारा, किसी कार्य विशेष को करने के लिए विभिन्न कर्मचारियों द्वारा लिए गए समय को नोट करना। सिलेक्शन ऑफ एवरेज वर्कर, औसत श्रमिक का चयन करना। सिलेक्शन ऑफ एवरेज वर्कर, औसत श्रमिकों का चयन करना, श्रमिक का चयन करना। नोटिंग द टाइम टेकन बाय एवरेज वर्कर इन फॉर्मल कंडीशन, सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य दशाओं में औसत श्रमिक द्वारा किए गए कार्य के समय को नोट करना। सामान्य परिस्थितियों में औसत कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य के समय को नोट करना। और उसके बाद में प्रमापित समय का निर्धारण करना, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, प्रमापित समय का निर्धारण करना। हो गया ये टाइम स्टडी। सेकेंड लिखो, मोशन स्टडी या मूवमेंट स्टडी, गति अध्ययन। अंडर द मूवमेंट स्टडी, गति अध्ययन में मैनेजमेंट फाइंड द बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड गति अध्ययन में सर्वश्रेष्ठ कार्य को
कार्य करने की श्रेष्ठ विधि का पता लगाना। इन मोशन स्टडी मैनेजमेंट फाइंड द बेस्ट method of doing the work. At the time of work, कार्य करते समय the body movement of workers should be minimized. कर्मचारियों के हिलाव डुलाव में कर्मचारियों का हिलाव डुलाव न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। वो इंक्रीजेस द वर्किंग एफिशिएंसी, जिससे कि कर्मचारियों के कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, अब तीसरा लिख लीजिए, फैटेज स्टडी, थकान अध्ययन, FATIGUE, फैटेज स्टडी। थकान अध्ययन अकॉर्डिंग टू टेलर के अनुसार मैनेजमेंट शुड स्टडीड, प्रबंधकों को चाहिए कि वह इस बात का अध्ययन करें दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फैटेज, थकान के क्या कारण है, एंड हाउ इट कैन बी रिमूव, तथा उसे दूर कैसे किया जा सकता है। एंड हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, तथा उसे दूर कैसे किया जा सकता है। Taylor gave suggestion to the management for this Taylor given suggestion to the management, बेटा इसके लिए टेलर द्वारा प्रबंधकों को विश्रांति का सुझाव दिया गया। टेलर गेव सजेशन टू द मैनेजमेंट फॉर इंटरवेल in between the production. Who remove the fatigue of employee, जिससे कि कर्मचारी की थकान दूर हो सके। हो गया? अगला लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू टेलर के अनुसार मैनेजमेंट शुड एक्सेप्ट, प्रबंधकों को management should accept the responsibility of planning, directing and organization. प्रबंधकों को नियोजन, निर्देशन तथा संगठन के उत्तरदायित्व स्वीकार करने चाहिए। Management should accept the responsibility of planning,
directing and organizing, and analyze all the activities, तथा सभी क्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो। प्रिंसिपल ऑफ विभेदात्मक मजदूरी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम, विभेदात्मक मजदूरी का सिद्धांत। विभेदात्मक मजदूरी का सिद्धांत लिखो। अकॉर्डिंग टू टेलर के अनुसार मैनेजमेंट शुड फिक्स्ड 2 types of wages rate in the institution। टेलर के अनुसार प्रबंधकों को 2 प्रकार की मजदूरी दर निर्धारित की जानी चाहिए। वन इज हायर रेट, अनदर वन इज लोअर रेट। एक तो अधिक मजदूरी की दर या ऊंची मजदूरी की दर, तथा दूसरी नीची मजदूरी की दर। हायर रेट ऑफ वेजेस एंड लोअर रेट ऑफ वेजेस, मजदूरी की ऊंची दर तथा मजदूरी की नीची दर। लिख लिया? आगे लिखिए इसी में, स्टैंडर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड वर्क शुड बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज। कर्मचारियों को प्रमापित समय तथा प्रमापित कार्य का निर्धारण करना चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड वर्क शुड बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज। कर्मचारियों को प्रमापित समय तथा प्रमापित कार्य का निर्धारण करना चाहिए। ये प्रबंधकों को, मैनेजमेंट शुड प्रोवाइडेड द स्टैंडर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड वर्क। प्रबंधकों को प्रमापित समय तथा प्रमापित कार्य का निर्धारण करना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके, दोज एम्प्लॉइज, वे कर्मचारी हु अचीव द स्टैंडर्ड वर्क इन स्टैंडर्ड टाइम, वे कर्मचारी जो प्रमापित समय में प्रमापित कार्य का निर्धारण को प्राप्त कर लेते हैं। दोज एम्प्लॉइज हु अचीव द स्टैंडर्ड वर्क इन स्टैंडर्ड टाइम, वे कर्मचारी जो प्रमापित समय में प्रमापित कार्य को पूरा कर लेते हैं। दे शुड अवॉर्डेड हायर रेट ऑफ वेजेस, उन्हें ऊंची दर से मजदूरी दी जानी चाहिए। दे शुड अवॉर्डेड हायर रेट ऑफ वेजेस, उन्हें ऊंची दर से मजदूरी दी जानी चाहिए। एंड तथा दोज एम्प्लॉइज, वे कर्मचारी who not achieve the स्टैंडर्ड वर्क इन स्टैंडर्ड टाइम, वे कर्मचारी जो प्रमापित समय में प्रमापित कार्य को पूरा नहीं कर पाते,
those employees who not achieve the standard work in standard time, they should awarded lower rate of wages. उन्हें नीची दर से मजदूरी दी जानी चाहिए. They should awarded lower rate of wages. उन्हें नीची दर से मजदूरी दी जानी चाहिए. अगला, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति का सिद्धांत. प्रिंसिपल ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति का सिद्धांत. मानसिक क्रांति का सिद्धांत. अकॉर्डिंग टू टेलर के अनुसार मेंटल रिवॉल्यूशन, वैज्ञानिक प्रबंध की सफलता के लिए मेंटल रिवॉल्यूशन इज नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. वैज्ञानिक प्रबंध की सफलता के लिए मानसिक क्रांति आवश्यक है. मेंटल रिवॉल्यूशन मीन्स, मानसिक क्रांति का आशय मानसिक क्रांति का आशय मेंटल रिवॉल्यूशन मीन्स चेंज इन द कर्मचारियों तथा प्रबंधकों की आपसी सोच में परिवर्तन लाना. चेंज इन द थिंकिंग ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टू ईच अदर. कर्मचारी तथा प्रबंधकों की आपसी सोच में परिवर्तन लाना मानसिक क्रांति कहलाता है. इट्स कॉल्ड मेंटल रिवॉल्यूशन. इट मीन्स, अर्थात मैनेजमेंट शुड हैव think in the favor of employees. Management should have always think in the favor of employees that प्रबंधकों को सदैव कर्मचारियों के हित में सोचना चाहिए. They should provide it attractive salary to the employees. उन्हें कर्मचारियों को आकर्षक वेतन देना चाहिए. They should avoid it attractive salary to the employees. उन्हें कर्मचारियों को आकर्षक वेतन देना चाहिए. Best working conditions should be provided to the employees. कर्मचारियों को अच्छी कार्य की दशाएं उपलब्ध कराना चाहिए. कर्मचारियों को बेस्ट वर्किंग कंडीशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज.
कर्मचारियों को कार्य की अच्छी दशाएं उपलब्ध कराना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट इन्वायरमेंट, अच्छा वातावरण, फ्रेश एयर, शुद्ध वायु, वाटर, पानी, एंड नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट, साफ सुथरा वातावरण। हु इंक्रीजेस द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स, जिससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। हु इंक्रीजेस द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स, जिससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, वर्कर्स शुड बी, कर्मचारियों को सदैव प्रबंधकों के हित में सोचना चाहिए। वर्कर्स शुड हैव थिंक इन द फेवर ऑफ मैनेजमेंट, दैट प्रबंधकों को सदैव कर्मचारियों के हित में और कर्मचारी को सदैव प्रबंधकों के हित में सोचना चाहिए। दे शुड हार्ड वर्क, उन्हें विथ सिंसियरली एंड ऑनेस्टली, उन्हें पूर्ण ईमानदारी के साथ महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए। पूर्ण ईमानदारी और लगन के साथ कार्य करने चाहिए। दे शुड डू द वर्क वेरी सिंसियरली एंड ऑनेस्टली इन द फेवर ऑफ मैनेजमेंट, उन्हें कार्य पूर्ण लगन और निष्ठा से प्रबंधकों के हित में करना चाहिए। दे शुड थिंक, उन्हें सोचना चाहिए कि व्हेन मैनेजमेंट अर्न टू मच प्रॉफिट, जब प्रबंधकों को अधिक लाभ होगा, देन तो दे कैन प्रोवाइडेड higher wages and best working condition to us। जब प्रबंधकों को अधिक लाभ होगा तभी वे हमें अधिक वेतन तथा सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, तभी वे हमें अधिक वेतन तथा सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति का सिद्धांत, है ना। प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट मटेरियल, बेस्ट रॉ मटेरियल, उत्तम कच्चे माल का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर के अनुसार द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी बेस्ट, कच्चे माल की किस्म अच्छी होनी चाहिए। द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी बेस्ट, हु इंक्रीजेस द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स, जिससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। हु इंक्रीजेस द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, जिससे
कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, बस बहुत है, इतना था। 6 पॉइंट लिखा थी बहुत। अब लिखिए अगला क्वेश्चन। राइट द सिमिलरिटीज, फेयोल तथा टेलर के सिद्धांतों की समानता बताइए। राइट द सिमिलरिटीज बिटवीन फेयोल्स एंड टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फेयोल तथा टेलर के प्रबंध के सिद्धांतों में समानता बताइए। एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज बिटवीन फेयोल्स एंड टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इन फेवर ऑफ इंप्रूवमेंट, सुधार के समर्थक। बोथ आर इन द फेवर ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ द मैनेजमेंट कंडीशंस। दोनों ही प्रबंध की दशाओं में सुधार के समर्थक हैं। बोथ आर इन द फेवर ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। दोनों ही प्रबंध के सुधार के ये समर्थक हैं। ठीक है। सेकेंड, एक मिनट इसमें भी देख लेते हैं आपका। टाइम हो गया। हाँ जी, सुधार के समर्थक लिख दिया था। सेकेंड लिखो, इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट्स, मानव घटक को महत्व। वर्कर्स is an important factor of an organization। कर्मचारी संगठन के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। Both give the importance on human resources। दोनों ने मानव संसाधन को महत्व दिया है। Both give the importance of human resources। दोनों ने मानव संसाधन को महत्व दिया है। डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। बोथ टेलर एंड फेयोल, टेलर तथा फेयोल दोनों ने ही कार्य विभाजन तथा विशिष्टीकरण को महत्व दिया है। बोथ टेलर एंड फेयोल हैव advocated division of work and specialization।
दोनों ने ही कार्य विभाजन तथा विशिष्टीकरण को महत्व दिया है। डिसिप्लिन, अनुशासन। मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, अनुशासन, प्रबंध अनुशासन के रूप में। टेलर एंड फ्यूल both give the importance to the discipline. टेलर तथा फ्यूल दोनों ने अनुशासन को महत्व दिया है। एंड बोथ नोन दैट या बोथ एज्यूम दैट, दोनों मानते हैं कि डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। इंपॉर्टेंस टू एक्वायर्ड एबिलिटी, अर्जित प्रतिभा को महत्व। इंपॉर्टेंस टू एक्वायर्ड एबिलिटी, अर्जित प्रतिभा को महत्व। टेलर एंड फ्यूल बोथ एज्यूम दैट, टेलर तथा फ्यूल दोनों यह मानते हैं कि मैनेजमेंट इज एक्वायर्ड एबिलिटी, दोनों यह मानते हैं कि प्रबंध एक अर्जित प्रतिभा है, नॉट इनबॉर्न एबिलिटी, न कि जन्मजात प्रतिभा है। ठीक है ना। ये मैंने आपको लिखा है ये सिमिलरिटीज ऑफ टेलर एंड फ्यूल, टेलर तथा फ्यूल के सिद्धांत में समानता। अब लिख लीजिए टेलर तथा फ्यूल के सिद्धांत में असमानताएं बताओ। राइट द डिसिमिलरिटीज ऑफ टेलर तथा फ्यूल के सिद्धांत में असमानता बताओ। डिसिमिलरिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल। तो पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट, बेस ऑफ स्टडी, अध्ययन का आधार। द बेस ऑफ स्टडी ऑफ टेलर इज लेबर, टेलर के अध्ययन का आधार श्रमिक है, श्रम है। Because he start his own life as a laborer, क्योंकि इसने अपना जीवन की शुरुआत भी श्रम से ही की थी, श्रमिक बनकर ही की थी। हेनरी फ्यूल वाज मैनेजर, फ्यूल प्रबंधक थे। अतः इनका अध्ययन का आधार प्रबंधक था,
So far, the focus of his study was manager. उसका आधार क्या था? श्रमिक और इसका प्रबंधक। ठीक। सेकंड, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का स्तर। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का स्तर। टेलर कंसंट्रेट ऑन ऑपरेटिव लेवल। टेलर का संबंध संचालन स्तर से था। ही पेड मोर अटेंशन, इसने अपना पूरा ध्यान ही पेड मोर अटेंशन टू द फैक्ट्री मैनेजर, इसने अपना पूरा ध्यान कारखाना प्रबंधन पे दिया, फैक्ट्री मैनेजमेंट। Whereas fuel standard from the top and moved downward, तथा फ्यूल द्वारा प्रबंध ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है। He gave main attention to the functions of managers, इससे प्रबंधकों के कार्य को महत्व दिया। अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट, पद प्रतिष्ठा। टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। और फ्यूल में क्या लिखेंगे? फ्यूल इज नोन एज फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांतों के जनक माने जाते हैं। कंसेप्ट, अवधारणा। टेलर gave
प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का प्रतिपादन किया। टेलर गेव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फेयर गेव एडमिनिस्ट्रेटिव concept of principle, administrative principle of concept। फ्योल ने प्रशासनिक सिद्धांतों की अवधारणा का प्रतिपादन किया। स्कोप क्षेत्र, टेलर में लिखेंगे द स्कोप ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज लिमिटेड। वैज्ञानिक प्रबंध का क्षेत्र सीमित है। बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि यह केवल उत्पादन पर लागू होता है। और उधर लिखेंगे द स्कोप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी वाइड। प्रबंध के सिद्धांतों का क्षेत्र विस्तृत होता है। बिकॉज इट इज़ अप्लाइड एवरीवेयर, क्योंकि इसे सब जगह पर लागू किया जा सकता है। कंसंट्रेशन, बल, ध्यान, ध्यान, ध्यान लिख लो, कंसंट्रेशन। टेलर कंसंट्रेट ऑन वर्किंग इफिशिएंसी। टेलर ने सर्वाधिक ध्यान कार्य क्षमता पर दिया है, कार्य दक्षता पर दिया है, वर्किंग इफिशिएंसी, कार्य क्षमता पर दिया है। फेयर गेव अट्रैक्शन ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। फ्योल ने सर्वाधिक ध्यान सामान्य प्रशासन पर दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांतों की समानता और असमानता है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये चैप्टर भी आपका लगभग पूरा हो गया है। लगभग नहीं, हो ही गया पूरा। तो आज हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत चैप्टर को पूरा कर दिया। इसमें आपको पहले भी बताया गया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, प्रबंध के सिद्धांत में दो खास है। एक तो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और एक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रबंध का सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज प्रोपाउंडेड बाय फेयोल। प्रबंध का सिद्धांत फेयोल द्वारा बनाया गया, जबकि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डन बाय टेलर, F.W. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत F.W. टेलर द्वारा बनाया गया है ना। वो सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई दी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिख लो अगर लिखना हो तो। एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के स्तरों को समझाइए। एक्सप्लेन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के स्तरों को समझाइए। कौन कौन से स्तर होते हैं बेटा? एक्सप्लेन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1, टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंध। उसमें एरो लगा के लिख दो। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में
एरो लगा के लिख दो उच्च स्तरीय प्रबंध में। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध संचालक और जीएम जनरल मैनेजर मुख्य प्रबंधक, 3 चीज़ें आती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध संचालक और मुख्य प्रबंधक जनरल मैनेजर। सेकंड आता है मिडिल मैनेजमेंट, मध्यम स्तरीय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मध्यम स्तरीय प्रबंध। इसमें आते हैं मैनेजर्स प्रबंधक, कॉमा डिप्टी मैनेजर्स उप प्रबंधक एंड असिस्टेंट मैनेजर सहायक प्रबंधक। मैनेजर, मैनेजमेंट, डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। तीसरा आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, निम्न स्तरीय प्रबंध, या इसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं। पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी बोलते हैं ना, निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षकीय प्रबंध। इसमें आते हैं नंबर 1 अधीक्षक सुपरिटेंडेंट, पर्यवेक्षक सुपरवाइजर, एंड फोरमैन तथा फोरमैन। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, एक्सप्लेन। प्रबंध एक पेशा है, समझाइए। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, एक्सप्लेन। प्रबंध एक पेशा है, समझाइए। लिखो इसमें। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ए थिंग, किसी भी चीज का सुव्यवस्थित ज्ञान, विच आर बेस्ड ऑन सम सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स, जो कि किन्हीं नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। द नॉलेज ऑफ एनीथिंग विच आर बेस्ड ऑन सम सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल, किसी भी चीज़ का सुव्यवस्थित ज्ञान जो किन्हीं नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है, पेशा कहलाता है। इट्स कॉल्ड प्रोफेशन। इन प्रोफेशन, पेशे में, पर्सन गिव डायरेक्शन एडवाइस, पेशे में व्यक्तियों द्वारा निर्देश व मार्गदर्शन दिया जाता है। डायरेक्शन, एडवाइस एंड गाइडेंस, मार्गदर्शन, निर्देशन, परामर्श दिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सो फॉर वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक पेशा है, बिकॉज
मैनेजमेंट गिव गाइडेंस, प्रबंध कार्य को करने का मार्गदर्शन देता है। देयर मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड सर्विसेज, इनका मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है। देयर मेन ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइडेड सर्विसेज एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्ट इज टू अर्न मनी, इनका मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है तथा गौण उद्देश्य लाभ कमाना होता है। गौण या द्वितीयक उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, तो ये मैंने करा दिया, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। ठीक, आ सकते ऐसे, ये हमारे यहाँ पर ये चैप्टर हम पूरा करते हैं। आज इतना ही कराएंगे। कल हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर के तुरंत बाद, जस्ट बाद, इसके ऑब्जेक्टिव सारे बाकी आपके वैकल्पिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव्स। जैसे ही फर्स्ट चैप्टर कल पूरा होगा, उसके बाद 1 से 2 दिन में सारे फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर के सारे के ऑब्जेक्टिव्स लिखा देंगे जो परीक्षा से संबंधित है। फिर एक बार निवेदन करूँ मैं आपसे कि आप लोग निश्चित रूप से नोट्स बना रहे होंगे और उन नोट्स को रोज़ वाचन भी करना, आपको रीड भी करना है। बिना रीड किए बिना पढ़े कुछ भी नहीं होगा, है ना बेटा। मेहनत तो हम करेंगे वही आपके काम आएगी, जो आप मेहनत करोगे आपके काम आएगी। ठीक है, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, मान के चलिए। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। डेली नोट्स बनाओ और उसको डेली रीड भी करो, रोज़ की रोज़ पढ़ो भी पूरे नोट्स को। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।